अच्छा, कल हमने फ्लो चार्ट करा था, ठीक है। तो हमारे जो बेसिक टूल थे प्रोग्रामिंग के वो हमारे कंप्लीट हो गए थे, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग में। एक्चुअल प्रोग्रामिंग मतलब जब आप कोडिंग करोगे कंप्यूटर में तो किस तरीके से की जाती है वो चीज़ सीखेंगे सबसे, लेकिन उससे पहले सीखेंगे कि आपका जो सी प्रोग्रामिंग है उसको जो लिखा जाता है उसके वेरियस पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप कोई भी गाड़ी अगर ड्राइव करना चाह रहे हो तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सीलेटर कौन सा है, ठीक है। वो पता नहीं है और आप लेके निकल गए गाड़ी, और फिर बाद में पूछे घर में फ़ोन करके ब्रेक कहाँ है, तो वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। वैसे जब हम सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आते हैं आपके हैश और यहाँ आते हैं हेडर फाइल। तो हेडर फाइल लगाने से पहले हम लिखते हैं इंक्लूड, ठीक है। आप जब भी प्रोग्रामिंग लिखोगे तो सबसे पहले आपको हैश लिखना पड़ेगा। हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लिखाऊंगा मैं इन सब के बारे में आपको। उसके बाद लिखेंगे इंक्लूड और उसके बाद आप डबल कोट्स में लिखेंगे हेडर फाइल, ठीक है। अगर आपको दो हेडर फाइल की जरूरत पड़ रही है तो आप दो हेडर फाइल लिख सकते हैं। अब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देखोगे, लिखी हुई कोडिंग कहीं देखोगे तो कहीं पे हेडर फाइल डबल कोट्स के अंदर लिखे होंगे और कहीं पे विद इन अ ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन के अंदर लिखे होंगे। दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके क्या है, सही है, इसलिए मैंने आपको दोनों लिख के बता दी। आप अगर डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो तब भी सही है और ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर लिख रहे हो तब भी सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। अच्छा, मैंने पहले ही बताया था आपको कि 99% प्रोग्रामिंग जो लिखी जाती है सी की खास करके वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। HTML हम पढ़ते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता। HTML में आप अगर हेड लिख रहे हो तो ये भी सही है और अगर आप हेड लिख रहे हो तो ये भी सही है, दोनों सही है, केस सेंसिटिव नहीं है HTML। लेकिन सी प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव, ठीक है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं ए और नीचे बोलते हैं ए, फिर बोलते हैं सर प्रोग्राम तो सही नहीं चल रहा, आपने गलत लिखा है, ठीक है। तो गलत मैंने नहीं लिखाया, आप क्या करते हो कि ऊपर ए होता है और नीचे वो आते आते बड़ा ए हो जाता है, स्मॉल ए का कैपिटल ए हो जाता है, केस सेंसिटिव है। जैसे इफ़ लिखते हैं, मोस्टली क्या होता है कि हम इफ़ कंडीशन लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं इफ़, आई कैपिटल कर देते हैं, हमारी आदत होती है ना, जब भी पहला अक्षर लिखते हैं किसी भी सेंटेंस का तो क्या करते हैं, कैपिटल कर देते हैं। और अगर आप MS वर्ड में या किसी टेक्स्ट एडिटर में टाइप करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल बना देगा। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। वो एरर होता है और अगर कहीं पे ऐसे छप के भी आया है तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये एरर है, कैपिटल वर्ड मोस्टली अवॉइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडर फाइल लगाना है। हेडर फाइल क्या होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल मतलब कि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें प्रोग्राम में एक एक चीज़ डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो पहले लाइब्रेरी में डिफाइन है, वहाँ से बस हम उनको क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। उसके बाद आता है मेन, ठीक है। उसके बाद आता है मेन। प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी चीज़ के आगे अगर इस तरीके से ब्रैकेट है तो वो क्या है, फंक्शन है, ठीक है। किसी भी चीज़ के आगे कोई भी चीज़ लिखी है, नाम लिखा है, वर्ड लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसके आगे इस तरीके से ब्रैकेट है, भले इसके अंदर कुछ लिखा हो
या ना लिखा हो वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेन क्या है, एक फंक्शन है, और इसके अंदर जो हेडर फाइल हम इंक्लूड करें इनके अंदर भी क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, फंक्शन एक तरीके से क्या होते हैं, आपके रेडीमेड पैकेट्स होते हैं, रेडीमेड फूड की तरह होते हैं। बस आपको उसको क्या करना है, यूज़ करना है। कैसे बना है, क्या किसने बनाया है, कब बनाया है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी। हाँ, कब बनाया खाते वक्त तो देखोगे एक्सपायरी डेट। ठीक है, लेकिन कैसे बना है उससे आपको मतलब नहीं, आपको यस ये पता होना चाहिए इसका क्या यूज़ है। तो ये रेडीमेड फूड की तरह है, किसने बनाया, कैसे बना, उससे आपको नहीं लेना, बस आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है और कहाँ इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो फंक्शन आपके क्या होता है, रेडीमेड ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं या सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, विच कैन बी रीयूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रीयूज़ करते हैं। जैसे स्विच बॉक्स है, तो इसमें कौन सी कंपनी का स्विच लगा है, कौन सी कंपनी का अंदर वायर लगा है, कितनी करंट आ रही है, क्या एम्पेयर का है, ये सब मुझे मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है, ऑन से और ऑफ से, इसी से मतलब है ना। ठीक है, अच्छा, अब जो ये इंटीजर होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है इंट, इसका डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट होता है इंट। ठीक है, और कोई भी फंक्शन अगर उसका डेटा टाइप इंटीजर कैरेक्टर कुछ भी है तो वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आप आगे कुछ मेन के आगे कुछ नहीं लिखोगे तो आपको नीचे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके डिप्लोमा लेवल में तो नहीं आएगा, लेकिन आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेन होता है उसका डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है। देखो, फंक्शन है तो फंक्शन को आप बुलाओगे तो कुछ जवाब देगा, तो हर फंक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, एक्सेप्ट वाइड फंक्शन। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा इसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर फंक्शन, बस ये ध्यान रखो कि हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है जिसने उसको बुलाया है। मैं किसी को बुलाऊंगा तो कुछ जवाब देगा है ना। ठीक है, तो वाइड फंक्शन जो होते हैं वो कुछ रिटर्न नहीं करते, तो हम मेन को क्या बनाते हैं, जनरली वाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाइड। वाइड का भी छोटा है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि मेन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, तो आप जो मेन फंक्शन है वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे इंटीजर होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि सबको आदत होती है वाइड मेन लिखने की, तो लोगों को लगता है ये वाइड ही है, इसका रिटर्न टाइप भी वाइड है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पैरेंथेसिस। इसे कर्ली ब्रेसेस भी आप बोल सकते हैं या पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो। ये क्या बनाता है, बॉडी बनाता है किसी भी चीज़ की। ठीक है, फंक्शन की बॉडी भी बना रहे हैं तो हम बॉडी ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे डिक्लेरेशन पार्ट। इस पार्ट पे आप डिक्लेयर करोगे। डिक्लेरेशन पार्ट में क्या है कि आपके प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप क्या करोगे, चीज़ों को डिक्लेयर करोगे। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वैल्यू को असाइन करोगे, ये सारा काम करोगे। ठीक है, डिक्लेरेशन या डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप आपको। इस पार्ट पे आप चीज़ों को डिफाइन करोगे या डिक्लेयर करोगे। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोसेसिंग पार्ट। यहाँ पे आप प्रोसेसिंग करोगे और उसके बाद आता है आउटपुट, और उसके बाद बॉडी आप क्लोज कर दो। ठीक है, इनपुट भी आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे अगर इनपुट रिक्वायर्ड है तो आप इनपुट भी इंक्लूड कर सकते हो प्रोग्राम में। अगर इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो आप इनपुट डिक्लेरेशन करोगे, इनपुट करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, आउटपुट करोगे। ठीक है, ये ऑप्शनल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सब में डिक्लेयर करना है। ठीक है, इनपुट अगर आपको इनपुट करना है तब तो डिक्लेयर करना ही है। प्रोसेसिंग हो गई प्रोग्राम में और आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी सी की जो बॉडी है वो बनती है। बेसिक बता रहा हूँ मैं, अभी इसमें फंक्शन हम इंक्लूड नहीं कर रहे, वो आगे हम देखेंगे।
ठीक है, ये उतार लीजिए, फिर इसके पार्ट्स लिखते हैं क्या क्या है। देखो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, जो चीज़ समझ नहीं आ रही मैं 4 बार बता दूंगा आप लोगों को। बस ये कि बेस से पकड़ के चलना है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हाँ बाद में आ जाएगा समझ में, तो बाद में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी इस बेस से अगर आप पकड़ के चलोगे, क्लियर करके चलोगे, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स की तरह ही है। कौन सा? हाँ, रिटर्न टाइप है ना, अगर मैं इंटीजर लिख रहा हूँ तो वो फिर कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। वाइड फंक्शन जो होते हैं वो कुछ रिटर्न नहीं करते। होगा क्या कि हम जनरली जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, नीचे रिटर्न 0 नहीं लिखते, तो वो छूट जाता है, तो वो उसमें एरर तो नहीं देगा, वार्निंग देगा। यानी अगर मैं इसको वाइड मेन की जगह सिर्फ मेन भी लिखूं तब भी ये प्रोग्राम चल जाएगा, इंटीजर मेन लिखूं तब भी प्रोग्राम चलेगा, बस एक वार्निंग देगा कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। यही वार्निंग आती है उसमें, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन रिटर्न करना चाहिए। तो हम उस वार्निंग को अवॉइड करने के लिए वाइड लिख देते हैं। नहीं लिखोगे कोई मार्क्स नहीं काटेगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में ज़रूरी नहीं है कि एरर आए, वार्निंग भी आती है, और वो वार्निंग अब हम अवॉइड करते रहते हैं तो फिर बाद में क्या होता है, वो एक बड़ा बग बन जाता है, ठीक है। ये बता लिया। अब सबसे पहले लिखो हैश के बारे में, ये क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, तो लिखो इट्स टेल द प्रोसेसर which header file is to be included in this program. It tell the processor which header file is to be included in the program before compiling. Before compiling. Before compiling. ठीक है, खाना बना रहे हो, बोला है नमक डालना है, चीनी डालना है, तो आपने बोला हाँ नमक डालना है, चीनी डालना है, डाला ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। तो हमने प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने कुछ फंक्शन यूज़ किए, तो मैंने फंक्शन तो यूज़ कर दिया, उनका नाम तो लिख दिया, लेकिन वो फंक्शन कहाँ से मिलेंगे मुझे, इन हेडर फाइल से मिलेंगे, ठीक है। यानी हम सिर्फ रेसिपी लिख रहे हैं, और जब हेडर फाइल इंक्लूड होंगे प्रोग्राम के साथ तब वो रेसिपी एक्चुअल में जाके बनेगी। खाने में तो मैंने लिख दिया पनीर भी जाएगा, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, और कागज़ दे दिया ये आप खा लो इसे। तो एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स या एक्चुअल चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको, हेडर फाइल से मिलेंगी, ये लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो सेकंड, हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स, ठीक है। तो सी में काफ़ी ज़्यादा हेडर फाइल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हम दो यूज़ करते हैं, दो ही यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैथ्स के फंक्शन यूज़ करने तो आपको math.h यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करने तो string.h, वैसे काफ़ी ज़्यादा हेडर फाइल है, लेकिन हम जनरली दो यूज़ करते हैं, एक stdio.h और एक conio.h, ठीक है। उसके बारे में मैं अभी आपको लिखाऊंगा। तो लिखिए these are the library files, these are the library files having extension dot h having extension dot h। एक्सटेंशन क्या होता है, जो फाइल के पीछे लगता है, जैसे docx लगाए तो डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल लगाए तो एक्सेल लगाए तो एक्सेल की फाइल है। These are the library file having extension .h. They have
library functions. They have library functions which can be used. They have library function which can be used as per requirement. They have library function which can be used as per requirement of your program. As per requirement of your program. ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं विच कैन बी यूज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम. ठीक है, आपके प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप फंक्शन यूज करोगे. जरूरी नहीं है कि सारे ही यूज करें, जो जो चाहिए आप वही यूज करोगे. ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में आपकी किताबें हैं तो आप सारी किताबें थोड़ी लेते हो, आपके कोर्स से रिलेटेड जो किताबें हैं वो आप यूज करोगे. ठीक है, इन सी प्रोग्रामिंग वी यूज बेसिकली 2 और 3 हेडर फाइल्स. फंक्शन तो काफ़ी यूज़ करते हैं, हेडर फाइल 2-3 यूज़ करते हैं. विच आर तो कौन कौन से यूज़ करते हैं जो आप लोग अभी भी यूज़ करोगे. विच आर stdio.h. पहला लिखो stdio.h. स्टूडियो नहीं लिखना है, सब लोग इसको स्टूडियो लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ शूटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टूडियो लिखेंगे. stdio पढ़ोगे, इसको ऐसे ही ऐसे पढ़ोगे हमेशा सही लिखोगे. और stdio पढ़ोगे तो स्टूडियो लिखोगे. पढ़ना कैसे इसको, stdio.h. स्टैंडर्ड लिखो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसको ब्रैकेट में डाल दो और ब्रैकेट बंद कर दो. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को ब्रैकेट में डाल दो और ब्रैकेट बंद कर दो. इट कंटेन लिखो, इट कंटेन all the function related to input and output. It contain all the function related to input and output. For example, printf, scanf, etc. ठीक है, इट कंटेन ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट. तो प्रिंट एफ जो है आउटपुट के लिए यूज होता है, प्रिंट आउटपुट, और स्कैन इनपुट. ठीक है, तो बेसिकली प्रिंट एफ स्कैन एफ सबसे ज़्यादा यूज होंगे. आप जब भी कुछ यूज़र से इनपुट लोगे तो स्कैन एफ से लोगे, और जब भी आपको आउटपुट जनरेट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, प्रिंट एफ का यूज़ करोगे. सेकेंड लिखो, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच. कंसोल CONIO, कोनियो पढ़ लो इसको, या कॉन IO पढ़ लो. कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, कोनियो डॉट एच, या ब्रैकेट में लिख लेना कंसोल इनपुट आउटपुट. कंसोल इनपुट आउटपुट. अब कंसोल होता क्या है समझ लेते हैं. ठीक है, कंसोल आपका क्या होता है कि जो ब्लैक स्क्रीन होती है जिसमें आउटपुट जनरेट होता है जनरली, उसको बोलते हैं कंसोल. जो डॉस का विंडो है ना, डॉस कमांड कराए थे आप लोगों को फर्स्ट ईयर में, MS डॉस कराया था ना, तो उसमें जो ब्लैक स्क्रीन आती है जिसमें से हम टाइप कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंसोल विंडो. आउटपुट टर्मिनल भी बोल सकते हो. ठीक है, इतने भी नए आपके वो आ गए हैं, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ गए हैं, तो उसमें कंसोल विंडो जनरली होते नहीं है.
लेकिन अगर कंसोल विंडो है और उससे रिलेटेड आपको फंक्शन चाहिए तो आप कोनियो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों या तीनों में जो आउटपुट जनरेट होता है जनरली आपका उसी आईडी में जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसी का अपना टर्मिनल होता है, वहीं पे जनरेट हो जाता है, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम पुराना टर्बो C++ का बात करेंगे तो वहाँ पे कंसोल विंडो यूज़ होती थी आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे ये कमांड यूज़ होते हैं। लेकिन आपको फिर भी आने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंसोल विंडो से रिलेटेड कुछ कमांड हमें ज़रूरत पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला कमांड आता है वो आता है CLR SCR। इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। तो CLR SCR ज़्यादा आसान है पढ़ना और समझ में भी आ रहा है। CLR स्टैंड फॉर क्लियर, SCR स्टैंड फॉर स्क्रीन। तो लिखो, इट रिमूव्स ऑल द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम स्क्रीन या कंसोल विंडो। इट रिमूव ऑल द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम कंसोल विंडो। कंसोल विंडो, इट रिमूव ऑल द प्रीवियस आउटपुट, इट रिमूव ऑल द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम कंसोल विंडो। ठीक है, इट रिमूव ऑल द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम कंसोल विंडो, या आउटपुट विंडो भी आप लिख सकते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो मैंने एक बार प्रोग्राम रन कराया, उसका आउटपुट आया 32। ठीक है, आपने दोबारा प्रोग्राम रन कराया, उसका आंसर आया 16। ठीक है, अब क्योंकि मैंने पुराना आउटपुट क्लियर नहीं किया था तो आपका नया आंसर क्या बन गया, 3216। तो कोई भी देखेगा बोलेगा तो गलत है प्रोग्राम। ठीक है, मुझे चाहिए कितना, 16 चाहिए और आंसर कितना आ रहा है, 3216 आ रहा है। फिर रन कराया तो फिर 10 आ गया। तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, CLSCR का। जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, पुराने आउटपुट को क्लियर करता रहेगा और हर बार आपको फ्रेश आउटपुट दिखेगा। ठीक है, एक और यूज होता है इसमें, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन एक और यूज होता है गेट CH। गेट CH, गेट CH, इसका फुल फॉर्म लिख लो ब्रैकेट में, गेट अ कैरेक्टर, गेट अ कैरेक्टर, गेट CH और फुल फॉर्म क्या है, गेट अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर ले लो, तो कैरेक्टर कहाँ से मिलेगा, तो गेट अ कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा, टीवी वाला है कार्टून वाला। यहाँ हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कीबोर्ड से कैरेक्टर। जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपके पास क्या होगा, माउस और कीबोर्ड ही तो होगा। हम कंप्यूटर के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर कौन सा होगा, कीबोर्ड से, माउस से आप कैरेक्टर टाइप कर सकते हो क्या। तो गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम अ कीबोर्ड, गेट अ कैरेक्टर। ठीक है, फ्रॉम अ कीबोर्ड वो लिखना चाहो या ना लिखना चाहो वो अंडरस्टूड है। तो गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम अ कीबोर्ड। तो लिखो, इट होल्ड्स, इट होल्ड्स, इट होल्ड्स, होल्ड्स मतलब रोके रखना, द आउटपुट, द आउटपुट विंडो, इट होल्ड्स द आउटपुट विंडो, आउटपुट विंडो ब्रैकेट में लिख लो कंसोल, until user press, it hold the output window ब्रैकेट में लिख लो कंसोल, until user press any key, user press any key from a keyboard। जब तक हम कीबोर्ड से कोई भी एक बटन नहीं दबाते तब तक जो आउटपुट विंडो है वह खुली रहेगी। जनरली होता क्या है कि आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट है, जो हमारी CPU काफ़ी फास्ट है, और हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही फास्ट है। हम क्या बनाए, 2 नंबर को ऐड करो, फैक्टोरियल बनाओ, प्राइम नंबर दिखाओ। तो होता क्या है, हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 या कोई भी कंपाइलिंग की से,
तो क्या होता है, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ माइक्रो सेकेंड आपको आउटपुट दिखता है, स्क्रीन बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रोकने के लिए कुछ लिखा नहीं है, यानी आपको एक झलक ऐसे दिखेगा और स्क्रीन बंद हो जाएगी, आउटपुट आप देख ही नहीं पाओगे। तो आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, गेट ch को प्रेस करेंगे तो वो आपका आउटपुट रुका रहेगा और नीचे आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, तो हम अपना जब रिजल्ट को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, गेट ch का यूज़ करते हैं। ठीक है, string डॉट एच, string डॉट एच, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मत लिख लेना, लगा एनर्जी ड्रिंक मिलेगा। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग धागा, गिटार की स्ट्रिंग होती है ना, तो कितने तार होते हैं उसमें, एक ही तार होते हैं, अलग अलग तार होते हैं। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में क्या होता है, धागा जो स्ट्रिंग बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होता है, एक धागा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा धागे गूंथ के एक धागा बनाया जाता है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में खास करके प्रोग्रामिंग में जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो जब भी हम वर्ड की बात करते हैं, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ठीक है, इनकी बात करते हैं, तो ये एक एक कैरेक्टर को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे मैंने लिखा टेस्ट, तो ये TEST, इनको जोड़ के एक स्ट्रिंग बना है टेस्ट। ठीक है, तो हम एक एक कैरेक्टर स्टोर करेंगे, एक साथ पूरा का पूरा वर्ड स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी लिए मेमोरी नहीं है हमारे पास, जो मेमोरी होती है 1 किलोबाइट की होती है, उसमें एक एक कैरेक्टर जाके स्टोर होता है और उसी को हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। तो जब भी हमें कोई भी वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ इस तरीके का लिखना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिखो दिस हेडर फाइल contains, this header file contain this header file contain function related to, this header file contains function related to, function related to स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ब्रैकेट में लिख लो वर्ड, स्ट्रिंग है क्या, वर्ड। देखो कैरेक्टर की बात करेंगे, कैरेक्टर तो नॉर्मल से भी चल जाएगा, कैरेक्टर मतलब एक अक्षर, लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ड की, कॉमा, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ, पैराग्राफ से आर्टिकल एंड सो ऑन। तो वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम में ऐसा थोड़ी होगा सिर्फ नंबर ही ऐड होंगे, उसमें वर्ड भी आएंगे। मुझे बच्चों के नाम लिखने हैं, बच्चों के सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, तो वर्ड चाहिए आपको। ठीक है, या आप कोई ग्रोसरी शॉप का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको प्रोडक्ट के नाम भी तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले कोड से काम चलता था, अब तो नाम आने लग गए, अब प्रोग्राम आपके थोड़े उन्नत हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी है, math.h है, dos.h है, graphics.h है, काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते रहोगे उनका यूज़ होगा। बेसिकली डॉस और ग्राफिक्स तो यूज़ नहीं होते, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तब यूज़ हो, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको ग्राफिक्स चाहिए। ठीक है, चाहिए क्या, ज़रूरी नहीं है डालो, लेकिन डालोगे तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, अलग अलग कलर्स आप यूज़ कर सकोगे, ग्राफिक्स यूज़ कर सकोगे, एनिमेशन यूज़ कर सकोगे, ये सब के लिए अलग अलग हेडर फाइल यूज़ होती हैं। ठीक है, तो एक बार नेट पे आप लोग क्या करोगे, हेडर फाइल सर्च कर लोगे तो आपको पूरी लिस्ट बता देगा कौन कौन सी हेडर फाइल है। एक बार थोड़ा ऊपर से उसका ओवरव्यू ले लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका, इसके बाद लिखो मेन, मेन नेक्स्ट है आपका मेन। देखो, इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम and only code
written inside and only code, code, code written inside the body के आगे ब्रैकेट में लिखना कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। बॉडी मतलब क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो वो बॉडी बनेगी। इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन is executed 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 by compiler केवल मेन फंक्शन के अंदर ही जो कोड लिखा होगा उसे कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा किसी और को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेन के अंदर जो कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं करेगा। फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हेडर फाइल के अंदर जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो क्या होंगी, उनको भी रीड करेगा, तो वो तो बाहर है, तो रीड कैसे कर रहा है, तो रीड कैसे कर रहा है कि मेन से ही वो फंक्शन वहाँ पे कॉल होंगे। यानी प्रोग्राम आपका वाइड मेन लिखा है, कुछ कोड लिखे हैं, यहाँ पे मैंने किसी फंक्शन को कॉल किया है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा 3 4, उसके बाद उस फंक्शन में चले जाएगा और फिर वापस आएगा। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ रही है कि फंक्शन वो कोड कहीं और लिखा है लेकिन वो इसका एक तरीके से पार्ट बन जाएगा। एग्जीक्यूट वो भारी होगा लेकिन वो पार्ट किसका रहेगा, वाइड मेन का ही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने किसी फंक्शन को वाइड मेन के अंदर से कॉल नहीं किया है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, भले आपने इसको इस प्रोग्राम में लिखा है या हेडर फाइल में वो इंक्लूड हो गई। जब मैंने इंक्लूड किया तो सारे फंक्शन इंक्लूड हो गए, सारे फंक्शन अवेलेबल हो गए। अब उसमें से मैं एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, प्रिंटफ स्कैन है उनको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाइड मेन के अंदर ही जो कोड लिखा है वही एग्जीक्यूट होंगे, इसके अलावा कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि वाइड मेन से फिर बाहर के फंक्शन कैसे कॉल हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं लेकिन वो पार्ट बन जाते हैं प्रोग्राम के, ठीक है। फुल स्टॉप। इफ यू हैव डिफाइंड some functions above and below, if you have defined some function above and below the main function, if you have defined some function above and below the main function, then in this case main function get executed first, main function get executed first। अगर मेन फंक्शन के ऊपर या नीचे कोई भी कितने फंक्शन डिफाइंड हो, यानी मैं प्रोग्राम कैसे लिखूंगा, हेडर फाइल लगाऊंगा, उसके बाद मैंने सपोज ABC एक फंक्शन यहाँ डिफाइन किया है, XYZ फंक्शन डिफाइन किया है और फिर लिखा है वाइड मेन और इसके नीचे PQR और LMN, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किए, ठीक है। यानी जब हम फंक्शन बनाते हैं तो कुछ फंक्शन ऊपर डिफाइन करते हैं, क्यों करते हैं वो फंक्शन में आपको मैं क्लियरली बताऊंगा, और कुछ फंक्शन नीचे डिफाइन करते हैं, वो चॉइस के अकॉर्डिंग होती है और चॉइस के अकॉर्डिंग या प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो ऊपर डिफाइन हो या नीचे डिफाइन हो, कंपाइलर जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने आएगा तो वो मेन फंक्शन में ही आएगा और मेन फंक्शन से ही सारे फंक्शन कॉल होंगे, मेन फंक्शन से ही सारे फंक्शन कॉल होंगे। किसी और फंक्शन से मैं मेन फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। इस पे अभी इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। बस लिखने के लिए आएगा तो आपके पास लिखने के लिए कुछ कंटेंट
होना चाहिए। 5 मार्क्स से आगे वाइड मेन तो क्या लिखोगे कि दिस इज द मेन फंक्शन, बस हो गए 5 मार्क्स। ठीक है, अब लिखो एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम, जब सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम, तो हमारे पास जो सी प्रोग्राम है इसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। इसे क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसे कंपाइल करते हो, कंट्रोल प्लस F9 से, किसी किसी में F11 है, किसी में F7 है, अलग अलग आईडी में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अलग अलग की है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, कंपाइल करने के बाद अगर एरर्स हैं तो क्या होगा, अगर एरर मिले तो कंपाइलर क्या करता है, एरर की लिस्ट बना देता है और वापस आप किस में आ जाते हो, एडिटिंग विंडो में आ जाते हो। अगर कुछ एरर है तो कंपाइलर क्या करता है, एरर की लिस्ट बताता है और आपको वापस भेज देता है किस में, एडिटिंग विंडो में। और अगर एरर नहीं है तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट फाइल। अगर एरर नहीं है, अभी हम सिर्फ कोडिंग के एरर चेक कर रहे हैं, किसकी कोडिंग के एरर चेक कर रहे हैं, जो हमने कोड लिखा है वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर ग्रामर मतलब इंग्लिश वाला ग्रामर नहीं, जो सी की ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। ठीक है, इंग्लिश से मुझे कोई मतलब नहीं, जो सी की ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद इसमें क्या होगी, लिंकिंग होगी। लिंकिंग का मतलब क्या है, जो आपके हेडर फाइल है उससे क्या होंगे, जो जो फंक्शन हमने कॉल किए उस फंक्शन के कोड आके जुड़ जाएंगे। अभी तो हमने जो टाइप किया वो चेक किया सी के हिसाब से ठीक है कि नहीं, तो सही है। अब क्या होगा, लिंकिंग होगी और जो हमने हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड किए थे उनके कोड भी आके मेरे प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएंगे। यानी अभी रेसिपी बनी है, अब रेसिपी में इंग्रेडिएंट आके जुड़ेंगे, नमक मिर्च तेल जो भी है वो जुड़े। और अब ये जाएगा किसके पास, सीपीयू के पास। आप किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास, क्योंकि सीपीयू के पास खाली आधा सामान भेजोगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि सीपीयू कभी भी आधी फाइल एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको पूरी फाइल चाहिए। ठीक है, और सीपीयू के पास जाने के बाद अगर कोई एरर आता है तो वो वापस भेज देगा। अगर कोई एरर आता है, लिंकिंग एरर कहेंगे इसे हम। ठीक है, अगर कोई लिंकिंग एरर आता है तो वापस भेज देगा, बोलेगा आपने हेडर फाइल सही से नहीं लगाया, या हेडर फाइल में जो फंक्शन बनाया वो फंक्शन ही नहीं मिल रहा, कौन सा फंक्शन बता रखा। ठीक है, और अगर कोई एरर नहीं आएगा तो ये जो XYZ है इसकी EXE फाइल बन जाएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी और आपका प्रोग्राम तैयार हो गया। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, डबल क्लिक करो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है और इसको बोलते हैं, इस को बोलते हैं लोडिंग। लोड LO
लिंकिंग एंड लोडिंग। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, किस्मत ख़राब होगी तब पूछेंगे। ठीक है, जब किस्मत ख़राब होती है तो फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डाउट होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन केस अगर पूछ लिया तो ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। सिंपल सा प्रोसीजर है, सी है, कंपाइल किया, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, ऑब्जेक्ट फाइल में क्या हुआ, आपके बाकी चीज़ें आके जुड़ गई। ठीक है, उसके बाद वो सीपीयू में गया, सीपीयू ने उसे एग्जीक्यूट किया और एक्सी फाइल बना दिया, तो लिंकिंग एंड लोडिंग हो गया आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। इसमें अब मैं नेक्स्ट थ्योरी में आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल भी साथ साथ चलता रहेगा, थ्योरी भी साथ साथ चलती रहेगी। अभी